साथियों, कल वोटिंग है, सेकंड फेज है और मैं बताना चाहती हूं कि लगातार जब बात आती है जम्मू कश्मीर की, क्योंकि अब ड्यूटी है वो, हम सब सोचते हैं कि भाजपा पूरी तरह से जम्मू पर कांग्रेस में रहेगा और कश्मीर में भाजपा की क्या हालत होगी, और इस तरह के सवालात लगातार आ रहे हैं। लेकिन साथियों, हम ये बताना चाहते हैं कि भाजपा यहीं पे है, कहीं नहीं जा रही है और पूरी तरह कमिटेड है जहां तक बात है अमन बहाली की, तरक्की की और विकास की। और कश्मीर में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जितने भी बाशिंदे निवासी हैं, परिवार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी खुशहाली के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी, जिसके संकल्प पत्र में जो कुछ कभी लिखा गया है वो अब पूरा हुआ है, जो लगातार कमिटेड रही है, जो ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। साथियों, इसीलिए हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है जवाब दो। तो इन तीन पार्टियों से जो लगातार यहां पे सत्ता में रही हैं, तीन सियासी खानदान, मैं चाहती हूं लगातार आज से लेकर जब तक आखिरी दिन लास्ट पोल का नहीं होता, हम लगातार ये सवाल पूछेंगे और किसी को भूलने नहीं देंगे उस दौर को। हालांकि हम सब भूलना चाहते हैं, ये भूलना हमारे मफाद में है, लेकिन क्या कुछ इन्होंने किया है ये हम कभी नहीं चाहते कोई भी भूले। हम आपको बिफोर और आफ्टर की तस्वीर पेश करेंगे, हम आपको बताएंगे पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात है। मैं चाहूंगी कि मेरा भाई यहाँ पे अरशद मौजूद है, और सोचिए, कभी कोई सोच सकता था कि भारतीय जनता पार्टी के इतने प्रत्याशी इतने हौसले के साथ, बावजूद इसके कि किसी भी तरह का पॉलिटिकल फ्रीडम उनको नहीं दिया गया, कितना परेशान किया गया, कई कई को तो जलील किया गया टारगेटेड तौर पर। आप देखिए, जैसे आरएसएस वर्कर्स को केरल में और जिस तरह से बीजेपी वर्कर्स को पश्चिम बंगाल में लगातार टारगेट किया जाता है, वैसे हमारे भाजपा में जो जिसने ज्वाइन किया उसको कितना ज्यादा कभी जलील किया, परेशान किया, क्या कुछ उसने सहा है। मैं उनमें से एक हूं, लेकिन यहां पे जो मेरा भाई है वो अपने तजुर्बात भी बताएगा और बताएगा कि उसके दिल में क्या है और क्यों उसने ये फैसला किया कि वो लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा। जो शाहजा जी ने बोला, हम एक पॉलिटिकल डिसीट के शिकार हुए 70 साल। जब हम बात करते हैं यहाँ की पॉलिटिक्स में, आप देखिए 70 साल यहाँ पे जो भी कोई पॉलिटिकल स्पेस या सोशो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में जो लोग आए, इन्हें सितम किया गया, इनको सफोकेट किया टाइमली। अगर आप देखिए 70 साल की पॉलिटिक्स में अगर हम देखें, यहाँ कहीं पे भी नौजवान को मौका नहीं दिया। यहाँ जो भी रीजनल पार्टीज इवॉल्व हुई, उन्होंने एज वाइज लीडरशिप को क्लासिफाई किया, ग्रेडिंग की। कभी उन्होंने नौजवान के इंटेलेक्चुअल एसेट को नहीं देखा, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को नहीं देखा। जिस तरह से आप जानते हैं कि एक बार राजीव गांधी फारूक अब्दुल्ला अकॉर्ड हुआ था, उस अकॉर्ड जो 1987 में हुआ था, उसको लेकर कितना डिस्कॉर्ड हुआ है। आप देख रहे हैं एक नया अकॉर्ड बन गया है, और ये अकॉर्ड है राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला अकॉर्ड, जो अभी 2024 में है। आपको याद है क्या हुआ था उस अकॉर्ड के चलते? क्या दौर रहा है मिलिटेंसी का, क्या दौर रहा है खून खराबे का, दहशत का, तकलीफ का। और साथियों, किसी भी तरह से हम किसी भी नए अकॉर्ड के चलते उस तरह के दौर को वापस आने नहीं देंगे। ये पूरी तरह से ना सिर्फ हम लोग का वादा है, लेकिन हमारी जिद है और हमारा संकल्प है। हम सब जानते हैं किस तरह से वहां पे इलेक्शंस को रिग किया गया था और लगातार बाकायदा रिगिंग होती थी, खुलेआम पर होती थी, ये कोई राज भी नहीं था साथियों। और किस तरह से लोग परेशान होकर बाहर आए और किस तरह से अलगाववादी सोच बढ़ी और किस तरह से पड़ोसी मुल्क ने इसका फायदा उठाया और मिलिटेंसी की एक वेव शुरू हुई। कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ, सब जानते हैं, सुनते हैं। बात उनकी कोई नहीं करता जो और आम मुसलमान परिवार हैं, उन्होंने क्या कुछ सफर किया, क्या कुछ उन पे गुजरी, उनका जिक्र कोई नहीं करता है। लेकिन मुझे लगता है आप लोग मुझसे ज्यादा जानते होंगे और उसके बारे में अरशद भी बताएंगे वो क्या दौर था। तो हम चाहते हैं बार बार पूछना इन तीनों खानदानों से कि उनका जवाब कौन देगा। क्या आपका शासन रहा है, क्या आपका गवर्नेंस रहा है? आपको याद है 2008 में अमरनाथ लैंड ट्रांसफर कंट्रोवर्सी हुई थी और उसके चलते क्या कुछ हुआ,
कैसी प्रोटेस्ट हुई, कैसी अराजकता फैली। फिर हमने देखा कि लगातार एक दौर रहा और ये थे, इनके सामने ये तीनों खानदान घुटने टेकते थे, बात करते थे, लाल कालीन बिछाते थे, चाहे मीरवाइज फारूक हो, चाहे जासिन मलिक हो। और आप जानते हैं किस तरह से इन्होंने डिक्टेट किया है टर्म्स एंड कंडीशन पूरे कश्मीर वासियों के लिए, जम्मू के साथ साथ पूरे देश के साथ, और किस तरह से लगातार इन्होंने अपने घरों के लोगों को और अपनी बेहतरी के लिए करोड़ों रुपए कमाए हैं। अब वो दौर खत्म है साथियों। एक वक्त था, आप सब लोग को याद है, बुरहान वानी के नाम पर क्या कुछ हुआ, किस तरह से यहाँ पे लोग जो थे सड़कों पे निकले, कितना वायलेंस हुआ। और ये वो दिन है कि बुरहान वानी के वालिद साहब स्कूल टीचर थे, जो हवाला बात पर दिया जाता था, जो तिरंगा उठाते हैं। और 2021 में जब पूरा की पूरी तौर पर हर जगह, हर एक पंचायत से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक तहसील से जब तिरंगा यात्रा निकली तो उन्होंने भी उसकी शिरकत की। वो तब था, ये अब है। साथियों, अब हम चलते हैं आगे की तरफ, उसके बाद क्या कुछ हुआ है, यानी कि वो दौर और नया कश्मीर। सिविलियन कैजुअलिटीज, साथियों, आप लोग के नंबर्स अलग अलग नंबर्स आते हैं, लेकिन कम से कम इतना लोग मानते हैं कि 30 साल में कम से कम 55,000 आम लोग मारे गए हैं। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 लोगों को एक पर्सनली तौर पर एक अलग फील कराता था, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ, उसके जाने से क्या कुछ हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे तरक्की हो, चाहे हमारे हर एक प्रोजेक्ट में विकास की एक झड़ी हो, चाहे हम 400 पुलों की बात करें, इतनी सड़कों की बात करें, जो सड़कें अभी बनी हैं वो पिछले 70 साल में नहीं बनी थी। क्या कर रहे थे तीन खानदान, अपना घर भर रहे थे, सिफारिशबाजी का दौर चल रहा था, अपने लोगों को दिलवा रहे थे नौकरियां। जहां तक बात है, सबसे जरूरी बात एक किसी भी बाशिंदे की हिफाजत की, सुरक्षा। जान है तो जहान है, और ये पहली बार देखा जा रहा है जहां जहां हम लोग जा रहे हैं। जाहिर है भाजपा का नाम ऐसा कर दिया है कि लोग थोड़े कतराते हैं, लेकिन सब कहते हैं दबे स्वर में कि देखिए हम लोग चाहते हैं एलजी साहब रहें, हम लोग, आप लोग ने जो किया है बहुत अच्छा किया है, बहुत इत्मीनान है, बहुत सुकून है। अभी भी लोग डरते हैं कि उनके साथ क्या कुछ किया जाए। सोचिए अरशद जैसे लोग जब भी भारतीय जनता पार्टी में आए थे, और साथी जो पहले से रहे हैं, क्या कुछ उन पर क्या कुछ गुजरा होगा, क्या कुछ सुना होगा उन्होंने भाजपा के नाम से। लेकिन तब भी हम कमिटेड हैं डेवलपमेंट को लेकर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लेकर, और अमन शांति, पीस, स्टेबिलिटी को लेकर। साथियों, अभी अब नया मैनिफेस्टो में चाहती हूं आप सब लोग पढ़ें, सारे मैनिफेस्टोस को कंपेयर करें। स्टोन पेल्टिंग या अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। इनका आइडिया क्या था एम्प्लॉयमेंट का? पत्थर दो, पत्थर फेंको, 300 रुपए से लेकर 500 रुपए दो। हमारा क्या कॉन्सेप्ट है? लैपटॉप दो, पेंसिल पेन दो, किताबें दो, एम्स खोलो, आईटी खोलो, आईएम खोलो, कोचिंग के लिए पैसा दो, और अफसर बने हमारे बच्चे, आगे जाएं, बजाय कि माएं डरें कि क्या होगा। ओवरऑल आप जानते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, आप सब लोग देख रहे हैं मुझे लगता है, और लगातार इस सीरीज को लेकर हम आपके सामने आएंगे। मैं चाहती हूं अरशद नए मैनिफेस्टो के बारे में आप लोग को बताए, लेकिन यह बात तयशुदा है और तय है कि हम लोग लगातार ये सारे सवाल और इन सालों का हिसाब, उन 3 सालों का लगातार मांगेंगे। और किस मुंह से पार्टियां आती हैं, अकॉर्ड करती हैं, अलग होती हैं, अलहदा होती हैं, फिर साथ आती हैं, फिर बेवकूफ बनाती हैं, और वही खानदान की पॉलिटिक्स खेलती हैं। इस बार वोट होगा इन 3 खानदानों को नहीं, इस बार वोट होगा अपने खानदान को, हर कश्मीरी के खानदान को, उसकी सेहत को, उसकी तालीम को, उसकी तरक्की और उसकी शिक्षा को, उसकी खुशहाली को। साथियों, धन्यवाद। जैसे शाहजहा जी ने ये बोला कि 1987 में जो रेगिंग हुई, वहां से ही एक हमारी
वो ना बैड डेज की शुरुआत होती है। जब हम बात करते हैं मल्टी रीजनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट को यहाँ खड़ा किया गया, उस चीज से यहाँ बैड गवर्नेंस को पुश किया गया हर जगह। जब हम बात करते हैं वही एक टाइम था कि जब कोई दूसरी पॉलिटिकल स्पेस यहाँ लोगों के लिए वायबल खड़ा हुई थी, जिसको लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था। इसमें कोई जमहूरियत में हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को हक है, लेकिन इन्होंने उस चीज को भी रिगिंग करके दबाया, जिससे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट इवॉल्व हुआ। जो सोसाइटी में जो पीसफुल सोसाइटी थी, इसमें कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोरीफाई किया गया, मल्टी रीजनल इंटरेस्ट को इंटेंसिफाई करके। यहाँ जब हम बात करते हैं ग्रास रूट लेवल लोगों से मिलते हैं, इन्होंने इन 30 साल में क्या किया, हर मोहल्ले में FIR पहुंचाए, हर घर में FIR है। जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जब मैं पुलवामा जिले की बात करता हूँ या ओवरऑल कश्मीर रीजन की अगर हम बात करें, वो कोई मोहल्ला नहीं है जहां FIR नहीं लगे हैं। PSAs का कल्चर इन्होंने बनाया, जेल का कल्चर इन्होंने बनाया। जब आप बात आती है गवर्नेंस की, वहां आप हालत देखिए, जहां पे एक इंटेलेक्चुअल इंसान को आगे आने की, तालीम से, अपने तरीका से जब आगे आने की जब बात आती है, इन्होंने कभी मौका नहीं दिया। चाहे पॉलिटिकल स्पेस हो, सोशल स्पेस हो, इकोनॉमिकल स्पेस हो, हर एक जगह पे इन्होंने यहाँ के नौजवान को FIR से दबाया। बैड गवर्नेंस सबसे ऐसा चीज आप देखिए, ब्रूटल करप्शन जो यहाँ पे हुआ है, जिससे बिल्कुल जो एक हक तलफी जो हुई है, जिससे यहाँ का इंसान, यहाँ का नौजवान, आम नागरिक गवर्नेंस से भी दूर रहा, मेन स्ट्रीम से भी दूर रहा। और यहाँ 2 तरह की पॉलिटिक्स को इन्होंने ग्लोरीफाई किया। एक तो मेन स्ट्रीम तो साथ साथ चल ही रही थी, साथ साथ जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स चल रही थी, वो भी बैकएंड पे मेन स्ट्रीम की चीजों के साथ ऐसी गोलमेल थी, जहां पे एक इंसान को, जहां पे एक नौजवान को दबाया गया, डर सा महसूस किया गया। जो भी पॉलिटिक्स में आना चाहता था, इंटरेस्टेड था, आगे सोसाइटी के लिए करना कुछ चाहता था, उसे दबाया गया, उसे डर से उसकी स्पेस को श्रिंक किया गया। लेकिन जब बात आती है हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, एक 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अमन, खुशहाली और तरक्की। खुशहाली बहुत जरूरी है, गवर्नेंस के काम बहुत जरूरी करना है और कर भी रहे हैं, और करना बहुत जरूरी कमिटेड है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी और करप्शन से जो भरोसा उड़ गया एक नौजवान का, वो जो 30 साल इन्होंने घर घर FIR के कल्चर, जेल का कल्चर, जिस माँ के बेटे को जवानी में पाकिस्तान पहुंचाएगा, और उसी पे सियासत की गई। ऐसा ग्लोरीफाई किया गया कि कोई माँ नहीं चाहती दुनिया में, ऐसी कोई माँ ही नहीं होगी जो चाहेगी कि अपने जवान बेटे को कम उम्र में या जवानी में पाकिस्तान पहुंचाया जाए। उसमें सियासत की ऐसी ग्लोरिफिकेशन की गई। अरशद, अब अपना तजुर्बा भी बताइए। जी, जब हमने एक एक्टिविज्म की बात की, 2014 में हमने पुलवामा में आवाज उठाई, आवाम की आवाज से हम काम कर रहे थे, कोशिश की बहुत की। नौजवान जब जुड़ने लगे, उन्हें डराया गया, नहीं आपका दिल्ली से है, एजेंट्स हैं, बाहर से आपको चीजें आती हैं, RSS वाले हैं। 2014 की बात, मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पास आउट 2014 का, चाह कि समाज के लिए कुछ काम करे। और हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पे बिलीव करते हैं। हमें पता थी यहाँ की गवर्नेंस में कितने ड्रॉबैक्स हैं, कितने फॉल्टी सिस्टम है। हम चाहते थे कम्युनिटीज को मोबिलाइज किया। जब यहाँ फ्लड आए सितंबर में, हमने वहाँ की कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके वहाँ पे रिलीफ ये किया, ताकि कम्युनिटीज ही समझे कि किसको किस जरूरतमंद को क्या चाहिए। कुछ शुक्रिया, बहुत बहुत। आप लोग से सवाल ले लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, और मुझे लगता है मुझे अपने सारे साथियों को लेकर यहाँ पे आना पड़ेगा, और मैं पूछूंगी ये सवाल, जरूरी सवाल है, बिफोर एंड आफ्टर के, या आप लोग भी पूछिए इन सियासी खानदानों से। और जस्ट बिकॉज हम लोग, कुछ लोग इन खानदानों के दरबारी नहीं हैं, जाने पहचाने पुराने नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिलेगी। और एक और चीज जो मुझे किसी ने बताई, कि अगर हम वतन परस्त हैं और हम लोग भाजपा में हैं, तो क्यों हमें कहा जाएगा कि हम मजहब परस्त नहीं हैं। इन दोनों का क्या लेना देना साथियों। इतने मुसलमान, इतने हिंदू ने जान गंवाई है, तो इसलिए बार बार ये मजहब कार्ड को खेलकर ये सेंटिमेंट को जगाना जो हो रहा है और अभी भी हो रहा है, उसको हम पूरी तरह से कंडेम करते हैं। और हर एक कश्मीरी बाशिंदे से, माँ बाप से, वालदेन से, बच्चों से, बड़ों से कहते हैं कि निकलिए बाहर और अपने लिए अपने घर को वोट दीजिए, उन 3 घरों को नहीं। आपसे सवाल लेते हैं। कभी उन्होंने नौजवान के इंटेलेक्चुअल एसेट को नहीं देखा, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को नहीं देखा। एक जो यूथ की एक आवाज है, जो यूथ को कनेक्ट करता है, यूथ के मामलात हैं, कभी भी स्पेस नहीं दी। जिसने भी बात की पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, जिसने भी सोशो पॉलिटिकल एक्टिविज्म की बात की, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म से, इन्हें पॉलिटिकल टेररिज्म से दबाया गया। ये यहाँ की हिस्ट्री है। आज तक जब भी कोई पॉलिटिकल फोर्स या कोई ऐसा कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या कोई इंडिपेंडेंटली जो भी कोई चीज करना चाहा, उसे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म और बैड गवर्नेंस की वजह से भी दबाया गया। जब भी हम जैसे लोगों ने बात की, आप देखिए, जब हमने शुरुआत की एक
अवाम की आवाज नाम से मूवमेंट से हम पे 16 FIR लगाए गए। एवं जो भी यहाँ पे पॉलिटिक्स जो सेंटर में थी, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोरीफाई किया गया, यहाँ वायलेंस को ग्लोरीफाई किया, कभी भी मौका नहीं दिया गया कि एक अच्छी वॉइस को जो हकीकी तौर पे गुड गवर्नेंस की बात करे, मेरिट की बात करे, मेरिट को यहाँ मर्डर किया गया। आप देखिए जहां पे भी नौजवान को मौका मिला, चाहे पे गवर्नेंस में आने की, यहाँ के PSUs की हालत देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन की हालत देखिए, जो भी रिक्रूटिंग एजेंसीज थी उन्होंने अपने हिसाब से चलाए। जहां एक नौजवान को लगा जब हिस्ट्री में भी बिलीव करता था कि उस सोसाइटी को कंस्ट्रक्टिव तरीके से देखना चाहता था कि इस समाज को बनाने की जरूरत है, उसे भी लगा कि उसके लिए स्पेस नहीं है। तालीम याफ्ता नौजवान को लगा कि पढ़ाई के बाद मेरे लिए कुछ नहीं है। यहाँ भी रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं जिसके लिए वो मेहनत कर रहा था इस समाज में आने के लिए, समाज को खिदमत देने के लिए, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, चाहे PSU, चाहे ऑटोनोमस बॉडी, चाहे यूनिवर्सिटीज की बात करें, जो भी इदारे स्कीम्स की बात करें, कहीं पे रिक्रूटमेंट का नाम निशान भी नहीं था। गवर्नेंस की वजह से, जिसको हम बार बार अपने 10 साल के तजुर्बे में हम एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म बोलते हैं, कि जिस पे बात नहीं हुई, आज तक नहीं बात हुई कि जो बैड गवर्नेंस की वजह से यहाँ पे हालात क्या हमारे हैं, उसमें कोई भी यहाँ बात करने की न किसी ने मजबूरी समझी, न किसी को जरूरत पड़ी, क्योंकि उसी चीज से यहाँ नौजवान की आवाज को दबाया गया। शुक्रिया बहुत बहुत। तो साथियों, कभी वतन के हवाले से, कभी मजहब के हवाले से यहाँ पे सियासी सरगर्मियां बनी रहती हैं, उसको इस्तेमाल किया जाता है, उन जज्बातों को। मैं पूछना चाहती हूं, इन सब से हटकर हमारे घरों में हालात कैसे हैं? किस तरह से अमन जरूरी है तरक्की के लिए? कितने पुल, कितनी सड़कें, रेलवे लाइन जरूरी हैं? साफ पानी, पक्की सड़कें, पक्के मकान, रोजगार के नए साधन, एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी, एजुकेशन, असली आजादी इन सब से, जो चाहे हड़तालबाजी हो उससे आजादी, चाहे बेरोजगारी हो उससे आजादी, चाहे अलगाववाद हो उससे आजादी, चाहे दहशतगर्दी हो उससे आजादी, चाहे लगातार कैलेंडरबाजी हो उससे भी आजादी, चाहे लगातार परिवारवाद हो उससे भी आजादी। यही है सच्ची आजादी। और पहली बार इस सच्ची आजादी को सूंघा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, इनहेल किया जा रहा है, और खुले आसमान के नीचे इत्मीनान की सांस ली जा रही है। इंतखाबात होते रहेंगे साथियों, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य के साथ लगातार अपने संकल्प पत्र में कश्मीर को दिलो जान से, खुलूस और मोहब्बत के साथ एक खुशहाल राज्य की तरह स्टेटहुड बहाल करने के साथ साथ बेहतर इकोनॉमी, तरक्की पसंद और हर एक पैमाने पर विकसित तौर पर देखना चाहती है, यह कमिटमेंट हमारा कभी भी खत्म नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी तरह से हम किसी भी अलगाववाद को, किसी भी दहशतगर्दी को ना तो प्रोत्साहित होने देंगे, और हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। आपने देखा है वो क्या दौर था, कैसे घुटने टेकते थे लोग इन अलगाववादियों के सामने, हिम्मत नहीं होती थी। मैं बहुत सालों से कश्मीर को स्टडी भी कर रही हूं और आती रही हूं, और लोग कहते हैं ना, कश्मीरी पंडित हमारे भाई गए, और बहुत अफसोसनाक कहानियां हैं, लेकिन हमारे कितने मुसलमान भाई बहनों ने सफर किया है, कितने छोड़ छोड़ के गए, कितने, चाहे स्कूल हो, चाहे उनका रोजगार हो, या उनका जॉब्स हो, या पूरा मुस्तकबिल हो, क्या हुआ उसका। तो साथियों, एक ऐसी तरह से हम जवाब दो एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, और ये लगातार चलती रहेगी, और एक एक करके हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने तशद्दुद की बात की, उन्होंने इंतशार की बात की। वो क्या दौर रहा है साथियों, और इसी के चलते हम बिफोर एंड आफ्टर आपको सीरीज दिखाएंगे, और हर एक तरह से सवाल पूछे जाते हैं एम्प्लॉयमेंट पर, एजुकेशन पर, इन्वेस्टमेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, टूरिज्म पर। ये सब जरूरी है, और जब तक अमन बहाली नहीं होगी, जब तक प्री रेक्विजिट नहीं है वो अमन बहाली का, तब तक कुछ नहीं पॉसिबल है। और इसी के चलते हम शुरुआत करते हैं, हम बताते हैं कि जो दौर रहा है गांधीज का, मुफ्तीज का, अब्दुल्लास का, उनका क्या योगदान रहा है, और किस मुंह से अब आ रहे हैं, और क्यों जो हमारे कश्मीरी बाशिंदे हैं, क्यों ना एक बार सोचे और गौर करे कि अपना वही होता है
जो अपने हमारे घर का भला करता है, अपने घर का नहीं, चाहे जो भी उसका मजहब हो, जो भी उसकी जात हो।